हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हुमायूं की असफलता के कारणों पर बात करेंगे। हुमायूं की असफलता के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से प्रमुख था उसका स्वयं का व्यक्तिगत चरित्र। जैसा कि लेनपूल लिखते हैं कि हुमायूं में चारित्रिक बल की और उसमें संकल्प शक्ति का अभाव था। वह कोई सी भी विजय करता था, उसके बाद में अपना समय हरम में व्यतीत करता था और भोग विलास में लिप्त हो जाता था। उसने स्वयं को अफीमची की दुनिया में संलग्न करा हुआ था और अपने अमूल्य समय को वह उसी में ही नष्ट करता था। तो इस प्रकार उसकी स्वयं की जो चारित्रिक कमियां थी वह उसके असफलता में बहुत बड़ा रोल निभा रही थी। जिस परिस्थितियों में उसको शासन मिला था, उस परिस्थिति में यह आवश्यक था कि एक ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो, असामान्य, जिसमें प्रतिभा हो, जो उच्च कोटि का प्रशासक हो, जो युद्ध करने में सक्षम हो, जो साम्राज्य को एक सूत्र में बांध सके, विद्रोह का दमन कर सके, यानी कि एक अच्छा सैनिक, अच्छा प्रशासक और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति का होना इस समय ज़रूरी था। यह भी ज़रूरी था कि वह बाबर के सरदारों पे और उस समय के जो उसके उज़्बेकिस्तान से आए हुए जो उसके अमीर थे, उन सब पर अपना विश्वास जमा सकता और उनका नेतृत्व करने में वह सक्षम होता। परंतु इस तरह का ऐसा कोई भी कार्य वह कर नहीं सका था। स्वयं को वह इतना भी सक्षम नहीं बना पाया था कि समकालीन राजनीतिक परिस्थितियां जो उसको मिल रही थीं, जिस तरह से वह बहादुर शाह और गुजरात के बहादुर शाह से और मालवा के महमूद से तथा अन्य अफगान शासकों से जिस प्रकार से वह संघर्ष में लीन था, उस समय की यह आवश्यकता थी, समय की ये मांग थी कि एक उच्च कोटि का राजनीतिक या कूटनीतिज्ञ उस समय मौजूद होता, तो वह इस संघर्ष से, इन कठिन परिस्थितियों से आसानी से निकल सकता था। परंतु न तो वह बहादुर शाह के उत्कर्ष को रोक पाया, न राजपूतों को वह अपना मित्र बना पाया, न ही वह अफ़गानों को अपने साथ में मिला करके रख सका, जिसके वजह से किसी भी व्यक्ति को वह अपने मित्र नहीं बना सका और उसको इस संघर्ष में असफलता का सामना करना पड़ा। यह तो क्लियर है कि हुमायूं का जो चरित्र था, उसके हिसाब से वह एक बहुत ही सीधा साधा और साधारण सा व्यक्ति था। हम उसको सर्वगुण संपन्न नहीं कह सकते हैं, मगर उसमें निर्णय लेने की भी क्षमता नहीं थी। वह कठिन परिस्थितियों का जायज़ा ही नहीं ले पाता था और कठिन परिस्थितियों से किस प्रकार जूझना है और उनसे निकल करके कैसे आगे बढ़ना है, वह निर्णय ही नहीं ले पाता था। सैनिक दृष्टि से भी वह इतना कुशल नहीं था, जिस कारण से वह कठिन परिस्थिति में युद्ध के माध्यम से उन परिस्थितियों को अपने काबू में ला पाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह पूरी जीवन वह भागता ही रहा, परिस्थितिवश भी वह भागा और कुछ अपनी निर्णय शक्ति
और अपने द्वारा किए गए कार्यों की वजह से, दूरदर्शिता की कमी की वजह से उसको पूरे जीवन संघर्ष और अपने को इस्टेब्लिश करने में ही बिताना पड़ा था। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसने अपने गुणों को विकसित नहीं करा, चारित्रिक गुणों को विकसित नहीं करा। उसने अफ़ीम की लत भी अपनी लगा ली थी। उसने परिश्रम से वह बचना चाहता था। वह चाहता था कि आसानी से उसको विजय प्राप्त हो जाए। हालांकि हम इसको पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसने युद्ध भी काफ़ी लड़े और एक वीर सैनिक की भांति उसने यह युद्ध भी लड़े थे। परंतु किस समय उसको क्या निर्णय लेना है, यानी कि युद्ध के छोटी सी विजय के पश्चात भी अगर वह आराम का जीवन व्यतीत करता था तो वह उसके चारित्रिक कमी ही थी, जिसको वह समझ नहीं पाया और उसका उसने फ़ायदा नहीं उठाया, जिसके कारण से पूरे जीवन उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसको इधर उधर भाग करके जीवन व्यतीत करना पड़ा था। दूसरा कारण अगर हम देखते हैं तो उसको अपने ही सगे संबंधियों से विरोध का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद जमाल मिर्ज़ा, जो उसकी ही सौतेली बहन मासूमा बेगम का पति था, उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वह उस पर कायम रखना चाहता था। परंतु मोहम्मद जमाल मिर्ज़ा को वह मुश्किलों से ही वहाँ से बाद में हटा पाया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि मिर्ज़ा हिंदाल और मिर्ज़ा यादगार नासिर पूरे समय युद्ध के समय में और वैसे भी जितने भी संघर्ष उसने करे उसमें वह उसके साथ में रहे, लेकिन सहबुल के किले पर जब अधिकार करने का समय आया तो मिर्ज़ा यादगार नासिर ने उसकी सहायता नहीं करी थी और वह उससे अलग रहा था, अपनी सेना की सहायता नहीं दी थी। वहीं हम देखते हैं कि हिंदाल जो था वह भी इसको बीच में ही छोड़ करके मिर्ज़ा हिंदाल कंधार की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी ओर एक और हमारे को नज़र आता है कि जब गुजरात पर पुनः विजय करने की इसने कोशिश करी थी, तब उसने शाह हुसैन अर्गो से सहायता मांगी थी, परंतु अपने ही संबंधी शाह हुसैन से उसको सहायता नहीं मिली थी और इसीलिए गुजरात पर अधिकार करने में वह सफल नहीं रहा था। तो हम देखते हैं कि उसके जो संबंधी थे, जो बाबर को सहायता दे रहे थे, अगर वे उसको भी सहायता देते तो शायद वह इस संघर्ष में या भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहता। तीसरा कारण हम देखते हैं कि बहादुर शाह और शेरशाह की शक्ति को उसने बढ़ने दिया। यह उसकी निर्णय न लेने की क्षमता के कारण ही संभव हुआ था कि उसने इन लोगों की शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि चुनार का आक्रमण के समय में उसने शेर खां से संधि कर ली थी। तो इस संधि का मतलब यह था कि वह शेरशाह की शक्ति को रोकने के लिए नहीं, वरन वह उसके साथ में संधि करके उसको बढ़ने के लिए अग्रसर कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कि कर्णावती ने जब उससे सहायता मांगी थी, जो चित्तौड़ की महारानी कर्णावती थी, उसकी समय पर सहायता न दे करके उसने बहादुर शाह को यह मौका दिया कि वह चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर ले। अगर उस समय वह कर्णावती की सहायता दे देता और बहादुर शाह को रोक देता तो वह बहादुर शाह पे लगाम लगा सकता था, मगर उसने इस तरह का कोई भी निर्णय समय पर नहीं लिया
वरन उसने इंडिकेशन दिया कि शेरशाह अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है या शेरशाह की शक्ति से भयभीत होकर के वह संधि कर रहा है। और वहीं बहादुर शाह को उसने यह इंडिकेशन दे दिया था कि वह राजपूत शक्ति के फेवर में नहीं है, हिंदू शक्ति के फेवर में नहीं है, वरन एक मुसलमान को वह यह समय देना चाहता है कि वह हिंदू शक्ति को कुचल दे। हालांकि उसने बाद में अपने इस निर्णय का पश्चाताप भी किया था और वह कर्णावती की सहायता देने के लिए समय पर पहुंचा भी था, समय निकलने के बाद पहुंचा भी था जब उसने जौहर कर लिया था और उसका उसे पश्चाताप भी हुआ था। मगर फ़ायदा बहादुर शाह ने उठाया और इस तरह से शेरशाह और या बहादुर शाह दोनों को ही उसने यह मौका दिया कि वे अपनी शक्ति को बढ़ा सकें। वहीं हम देखते हैं कि हुमायूं स्वयं खुद भी शत्रु जब दरवाजे तक आ जाता था वह स्वयं अनिश्चितता की स्थिति में रहता था और विलासिता में डूबा रहता था। तो उसकी स्वयं की जो इच्छा शक्ति थी कि वह शत्रु का नाश करे या अपने भोग विलास में लिप्त रहे, उसने प्रधानता अपनी विलासिता को दी, जिसके कारण से शत्रु बढ़ते ही रहे थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में भी वे सफल रहे थे। नेक्स्ट रीज़न जो हम देखते हैं कि हुमायूं जो था वह राजकोष उसको रिक्त मिला था, मगर उसने राजकोष को भरने की कोशिश नहीं करी, वरन स्वयं के अपव्ययी होने का उसने परिचय दिया। जब भी वह किसी युद्ध को जीतता था, छोटी सी विजय के बाद भी वह हमेशा उत्सवों में पैसा बहाता था और हमेशा वह विजय के सेलिब्रेशंस में ही लगा रहता था। कालिंजर की विजय जब उसने प्रथम जो विजय उसने शेरशाह के विरुद्ध करी थी वह कालिंजर की विजय थी और उस कालिंजर की विजय के पश्चात में हम देखते हैं कि वह उत्सवों में पैसा लगाता रहा और दिल खोल करके उसने धन अपने कर्मचारियों के बीच में लौटाया था। चुनार से लौट करके भी, चुनार से जब वह लौटा था घेरे के पश्चात, तब भी वह 2 माह तक ग्वालियर में ही रहा और उसने वहाँ अपने खुशियों का इजहार करते हुए वह 2 माह तक सेलिब्रेशंस करता रहा। तो इस प्रकार उसकी अपव्ययता ने, उसके खर्चे ने राजकोष की रिक्तता को बढ़ाने में और भी मदद करी। वह चाहता तो अपने धन को बचा करके किसी विकास कार्य में या अच्छी सेना के संगठन में लगाता, मगर वह इसमें असफल रहा। नेक्स्ट रीज़न और हम देखते हैं कि वह एक कुशल प्रबंधक नहीं था, उसने राज्य का कुशल प्रबंध नहीं करा। बाबर जिस प्रकार का असंगठित राज्य उसको छोड़ करके गया था, उस साम्राज्य तो उसने विजय करके बिहार तक अपने राज्य को बाबर ने बढ़ा दिया था, राजपुताना को उसने विजय कर लिया था, तो नॉर्थ में पूरा उसका राज्य फैल चुका था। ऐसे समय में यह ज़रूरी था कि बाबर द्वारा छोड़े गए उस असंगठित राज्य को अपने कुशल प्रबंध से वह एक प्रशासकीय सूत्र में बांधता या केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की देखभाल करता, मगर यह नहीं करने के कारण ही पूरा साम्राज्य बिखरा हुआ रहा, एकता की भावना डेवलप नहीं हो पाई और यह उसकी ही भूल थी कि उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया और एक केंद्रीकृत शासन को वह विकसित नहीं कर पाया, जिसके कारण से समस्त राज्य में एकता की भावना डेवलप या केंद्रीय प्रशासन की भावना ही डेवलप नहीं हो पाई, जिसके कारण से हर एक अमीर
उमराव, सरदार, मिर्ज़ा जितने भी लोग थे वे अपने अपने को स्वतंत्र राज्य के राजा बनने के ख्वाब में ही लगे रहे और उन्होंने दिल खोल करके हुमायूं को कभी भी सहायता नहीं दी थी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हुमायूं जो था उसको जीवन में अपने भाइयों के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला था और यह उसकी असफलता का प्रमुख कारण रहा। उसके भाइयों ने उसको हमेशा विश्वासघात दिया और यही विश्वासघात उसको भारत में एक सफल शासन की स्थापना करने में सहायक नहीं बन सके। हुमायूं भारत में अपने को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से भटक रहा था और भटकते हुए वह कंधार तक पहुंच गया था। कंधार के बाद वह ईरान के शाह के पास गया था और ईरान के शाह के पास रहते हुए उसने पुनः भारत पर विजय करने का निश्चय भी किया था। बाबर का जो सिपाही था बैरम खां, वह हुमायूं के साथ में जा भी मिला था और उन दोनों ने मिलकर कांधार पर अपनी विजय करने का निश्चय भी किया था, पर हुमायूं के भाइयों ने इसका विरोध किया। कामरान जो स्वतंत्र राजा के रूप में अभी शासन कर रहा था, अस्करी को उसने अपने कंधार का प्रबंध सौंप दिया था। उसने इस समय स्वयं ने सेना भेजी और अस्करी के नेतृत्व में सेना भेजी और हुमायूं को रोकने का प्रयत्न किया तथा साथ ही रोका भी, प्रयत्न किया क्या, हुमायूं को रोका और गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया। तो यह एक बहुत बड़ी त्रासदी रही कि भाई जो उसके साथ में सहयोग करता, उसी भाई ने उसको अवसर पड़ने पर जब सहायता देनी चाहिए थी उसका विरोध किया, उसको कैद करने का प्रयत्न किया और इस कैद करने के प्रयत्न में वह अपनी बीवी और अपने 1 साल के बच्चे को वहीं छोड़ करके उसको कांधार छोड़ करके और उसको वापस पुनः ईरान की ओर भागना पड़ा था। एक और उदाहरण हम इसके लिए दे सकते हैं कि चौसा के युद्ध में भी कामरान ने उसको सहायता देने के लिए मन भी बनाया, परंतु जब उसके अमीरों ने यह कहा कि उसको यह सहायता नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे उन्हीं का ही साम्राज्य में हित नहीं होगा, तो वह आगरा में ही रुका रहा और उसने किसी भी प्रकार से सहायता नहीं दी। हुमायूं को इस समय चौसा के युद्ध के पश्चात जल्दी ही आगरा आना पड़ा क्योंकि कामरान जो था वह आगरा में रुका हुआ था और राजधानी में रुकने के कारण हुमायूं को यह डर था कि कहीं कामरान उसके विरुद्ध विद्रोह न कर दे और वह आगरा पर अपना अधिकार नहीं करते। इसी तरह से हम देखते हैं कि कन्नौज के युद्ध के पश्चात भी शेरशाह के पास में कामरान ने स्वयं ने दूत भेजा और दूत भेज करके उसने कहा कि अगर आप मुझे पंजाब का हिस्सा मुझे सौंप देते हैं तो मैं हुमायूं को गिरफ्तार करके आपको दे सकता हूँ, मैं बंदी बना लूँगा। मगर इस समय शेरशाह इसके लिए राजी नहीं हुआ और उसका कारण यह, शेरशाह ने पंजाब देने से मना कर दिया। शेरशाह स्वयं चाहता था कि वह अपने भारत के साम्राज्य को स्थापित करे, इसलिए यह बात यहीं ख़त्म हो गई। मगर भाई लोग किस तरह से विश्वासघात के लिए सदैव तैयार थे, यह इस समय बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जिसका कारण ये हुआ कि भाइयों ने कभी भी सहयोग नहीं दिया और हुमायूं को हर जगह असफलता, बल्कि हमेशा जब भी वह किसी कठिनाई में फंसा हुआ होता था, ये भाई उसके विरुद्ध विद्रोह या किसी भी प्रकार का
कोई मौका निकाल करके वह उसको तंग करने में ही रहते थे। इसके पश्चात हम सेकेंड पार्ट में और रीजंस देखेंगे।